और इतना वो समझती थी कि यहाँ की पुलिस भी आसानी से किसी अरे गहरे की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। विलायत में रहने की वजह से उसकी अंग्रेजी तो अच्छी ही थी। उसने इंटरनेट से देखकर एक फिरंगी न्यूज़ चैनल का नकली आईडी कार्ड बनवाया और पुलिस के पास पहुंच गई। उसने बताया कि मीडिया को शक है कि इस हवेली में कुछ गलत हो रहा है। आजकल तो मीडिया के डर से सच का झूठ और झूठ का सच बनने में आखिर कितनी देर लगती है। कितना अच्छा होता कि लोग मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहों की जगह प्यार और भाईचारा फैलाने में करते। खैर, उसकी निशानदेही पर पुलिस को कम से कम एक सर्च वारंट तैयार करना पड़ा और अचानक आई इस मुसीबत के लिए रेवती बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रेड शाम को पड़ी। तहखाने से नियाज को गिरफ्तार किया गया और उन बेचारी जिंदा लाशों को उस खौफनाक कैद से छुड़वा लिया गया। मार के डर से नियाज ने सारा राज उगलना शुरू कर दिया। नियाज ने बताया कि रेवती एक बहुत ही चालाक औरत थी। वो कुछ भी करके सारी जायदाद पर अपना कब्जा कर लेना चाहती थी और इसके लिए उसने पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी। उसके अपने मायके से अपनी माँ के बहकाने पर वो एक खानसामा यानी रसोइया अपने साथ लाई थी जिसका नाम था नियाज। कहने को तो वो नियाज सिर्फ एक रसोइया यानी कुक था, पर असल में वो काले जादू का माहिर था। उसके कब्जे में ऐसी ऐसी शैतानी ताकतें थी कि वो उनसे अपना चाहा हुआ कोई भी काम करवा सकता था। हर रात जब सब सो जाया करते थे तो नियाज अपने असली रूप में आ जाता था। रेवती उसको रात को तहखाने में बने एक ऐसे छुपे कमरे में पनाह देती थी जिसके बारे में सबको यही मालूम था कि वहाँ इस रियासत का एक पुराना श्राप बंद है। कुछ लोग इस कमरे के बारे में जानते थे तो कुछ नहीं जानते थे। बहुत से लोग इस बारे में बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरह श्राप के बारे में बात करने से कहीं उन पर ही कोई मुसीबत ना आ पड़े। पर यह श्राप मनीष राज की पहली पत्नी रजनी से जुड़ा था। रेवती के पति और प्रीति के पिता मनीष राज की पहली पत्नी से उनकी 2 बेटियां थीं। बदनसीबी आदमी का ओहदा या उसकी जेब में कितने पैसे हैं ये देखकर नहीं आती। बड़े बड़े राजघरानों और रजवाड़े जिन जिन बदकिस्मतों का शिकार रहे हैं उनका ब्यौरा देना बड़ा कठिन है और इसी तरह की एक बदनसीबी मनीष राज के परिवार में भी थी। दरअसल मनीष राज की पहली पत्नी रजनी से उनकी 2 बेटियां थीं, पर वो दोनों माँ के पेट से एक अजीब बीमारी की शिकार थीं। उन दोनों बेचारी बच्चियों के सर आपस में जुड़े हुए थे। उस ज़माने में विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो हर कोई इस तरह से जुड़े सर वाली लड़कियों को देखकर यही समझता था कि ये कोई पुराना श्राप है या कोई भयानक काला जादू जो इस परिवार पर किया गया है। ये बच्चियां देखने में किसी इंसान की संतान नहीं बल्कि सीधी नर्क से गिरी दिखती हैं। रेवती की माँ का राज परिवार के साथ अच्छा उठना बैठना था तो उसने रेवती का रिश्ता मनीष राज से करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी तैयार की और इन मासूम बच्चियों को एक तांत्रिक के सहारे तहखाने में एक कमरे में रखवा दिया। साथ ही साथ रजनी के बारे में उल्टी सीधी बातें मनीष राज और उसके परिवार को बता दी। ये 2 बच्चियां क्या पैदा हुई, रजनी की किस्मत ही फूट गई। हालांकि पहली बार सर जुड़ी बच्चियों को देख उसके माँ के भी होश उड़ गए थे, पर आखिर औलाद तो औलाद ही होती हैं। चाहकर भी रजनी को उन बच्चियों से मिलने नहीं दिया जाता था, बल्कि तंग आकर एक दिन रेवती की माँ ने मनीष राज से रजनी को कहलवा दिया कि बच्चियां मर चुकी हैं। रजनी का कलेजा ये सुनकर फट पड़ा और उसने बिस्तर पकड़ लिया। इसके बाद उसी तांत्रिक के सहारे रजनी को काले जादू का शिकार बनाया गया और मनीष राज से अपनी बेटी रेवती की शादी का रास्ता उसने साफ कर दिया। राज परिवार में रेवती की शादी होते ही रेवती की माँ ने चालाकी से उस तांत्रिक को भी मरवा दिया। यूँ तो राज परिवार हमेशा से अपनी रियासत की ज़मीनों का तगाजा करते आए हैं, पर इस बार रेवती ने अपनी माँ के समझाने पर एक किसान को उसका लगान हमेशा के लिए माफ़ करने का लालच देकर बिना माँ की बच्चियों की चौकीदारी पर लगा दिया। ना चाहते हुए भी उस किसान को अपना लगान बचाने के लिए उन बच्चियों का ध्यान रखना पड़ता था। हालांकि पूरी रियासत में यही कहलवाया गया था कि ये बच्चियां मनहूस हैं, पर जब उस किसान ने उन बच्चियों के साथ वक्त बिताना शुरू किया तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि उस किसान के वहाँ होने के दौरान उन बच्चियों ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी जिससे लगता कि उनके इरादे शैतानी हैं, बल्कि वो इतनी मासूम थी कि उसी तहखाने में जबकि उन्हें मुश्किल से एक ही समय का खाना दिया जाता था
फिर भी एक दूसरे के साथ खुश रहा करती थी, और दूसरी वो बहुत छोटी थी ये जानने के लिए कि ज़िंदगी जीने की और भी रास्ते हो सकते हैं। दिन रात वो बेचारी बच्चियां अंधेरे तहखाने में पड़ी रहती, पर वो किसान बार बार उनके लिए तहखाने में रखा लालटेन जलाया करता था। एक रात मौका देख वो मनीष राज के पास पहुंचा और उनसे गुजारिश की कि इन बच्चियों का कोई भी कसूर नहीं है, आप इन्हें तहखाने से निकाल लीजिए। पर मनीष राज इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उससे पहले ही रेवती ने ये सब सुन लिया और उस किसान को चेतावनी दी कि मनीष राज के पास जाकर उसने ठीक नहीं किया। उसकी ये बात सुन रेवती गुस्से से पागल हो गई और बोली, तुझे उन बच्चियों के अंधेरे में रहने की बहुत चिंता है ना, तो जा तू भी आज से इसी अंधेरे में कैद रह। और इसके साथ ही गुस्से से पागल हुई रेवती ने मनीष राज के हाथ से वो दुधारी तलवार छीनकर उस किसान की दोनों आंखें फोड़ डाली और बोली, ये ले, आज से तू भी उन बच्चियों के साथ उस तहखाने का कैदी बनकर रहेगा। तेरी ज़मीन हमारी होगी और वो जेल तेरी। दर्द से करहाते हुए उस किसान ने रेवती के हाथ में पकड़ी वो तलवार सीधे अपने पेट में उतार ली और रेवती से बोला, ठीक है रेवती, तू अपनी ताकत के गुरूर में पागल हो चुकी है। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत भली। याद रख, मैं तो मर रहा हूँ, पर आज के बाद तेरे परिवार के साथ साथ इस रियासत में हर आदमी जब अपनी आँख मूंदेगा तो उसे ज़मीन के नीचे सोना होगा। अगर आज के बाद इस रियासत का कोई भी व्यक्ति ज़मीन के ऊपर सोया तो वो उसकी आखिरी नींद होगी। पर ज़मीन के नीचे सोने वाला भी मेरे श्राप से पूरी तरह से मुक्त नहीं होगा। जैसे मेरी आंखें रिश्ते खून को देखती बंद हो रही है, उसी तरह रात को आँख मूंदने वाली हर आँख अपने चारों ओर खून को रिश्ता देखेगी। और इसके साथ ही उस किसान ने दम तोड़ दिया। रेवती गुस्से से पागल हो गई थी। उसने गुस्से में उस किसान की लाश उसी तहखाने में जहाँ बच्चियाँ कैद थी वहीं रखवा दी। वो मासूम बच्चियाँ उस लाश के पास बैठी रहने को मजबूर थी, पर कहते हैं मरने के बाद भी उस किसान ने उनका ख्याल रखना बंद नहीं किया। आखिर इन्हीं मासूमों के लिए तो उसने अपनी जान दी थी और अब तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अब तो उस किसान की आत्मा हर तरह से उन बच्चियों का ध्यान रखने लगी, यहाँ तक कि अभी भी अंधेरे तहखाने में रखी लालटेन रोज खुद ही जल जाया करती थी। पर इस पर भी उस रेवती को संतोष नहीं था। उसने मेरे हाथों उस किसान की आत्मा को कैद कर लेने का हुक्म दिया। मैंने उसकी लाश को जलाकर उसकी खोपड़ी निकलवा ली और उस पर काले इल्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा चलाया काला जादू उस खोपड़ी में नुमाया होने लगा, यानी दिखाई पड़ने लगा, और उस खोपड़ी का रंग काला पड़ता चला गया। किस्मत की मार उन दोनों बहनों पर लगातार पड़ती रही। ऊपर वाले का करम कहें या क्या कि उनकी ज़िंदगी उनके सर से जुड़े शरीरों में अभी भी दौड़ रही थी, पर उनकी उम्र और शरीर बढ़ने के साथ साथ उन पर रेवती के जुल्म भी बढ़ते चले गए। कभी उन्हें दिनों दिन खाना न मिलता तो कभी उन पर कोड़े बरसाए जाते। जब भी उन पर कोई जुल्म होता तो उस तहखाने में रखी वो खोपड़ी काली से लाल हो जाती और बुरी तरह से चिल्लाती। उन लड़कियों के सामने कोई इंसानी बातचीत नहीं होती थी। वो तो बात करना भी नहीं सीख पाई। आज भी वो यही समझती थी कि ये दर्द उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पर उस किसान की आत्मा उनका दर्द नहीं झेल पाती थी। काली से लाल हो चुकी उसकी खोपड़ी चिल्ला चिल्ला कर उन बच्चियों को बचाने का गुहार लगाती थी। अपनी पहली सांस से आज तक तहखाने में पड़े रहने से उन बच्चियों में धीरे धीरे अजीब सी ताकत आ गई थी। भले ही वो दिन रात दर्द में डूबी रहती थी, पर ज़िंदगी जीने की उनकी इच्छा इतनी बड़ी थी कि उन्हें मालूम ही नहीं चला कि उन्हें रात को अपने शरीर से बाहर निकलकर घूमने की सिद्धि मिल गई थी। उनके शरीर वहीं पड़े रहते, पर फिर भी वो यहाँ वहाँ घूमकर अपना दिल बहलाती थी, और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उनकी आत्माएं वापस अपने शरीरों में आ जाती थी। नियाज के इस बयान और तहखाने में मिले सबूतों के बाद किसी को कोई शक नहीं था। इसके साथ ही प्रीति ने अपनी सच्चाई पुलिस वालों को बता दी और अफसोस जाहिर किया कि वैसे घिनौने माँ बाप की बेटी है। पुलिस ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और अगले दिन के तो क्या, अगले कई हफ्तों की टीवी रिपोर्ट और अखबार इस बेरहम खबर से भरे पड़े थे। प्रीति को अपनी बहनों के साथ बीती अनहोनी का इतना अफसोस था कि उसने पुलिस से उन दोनों को अपने साथ वापस विलायत ले जाने की परमिशन मांगी और उनका इलाज विलायत में शुरू हो गया। रेवती, मनीष और नियाज के कर्मों का फल वो आज भी हवालात की चार दीवारों में काट रहे हैं। प्रीति की दोनों बहनों के सर ऑपरेशन से अलग कर दिए गए और आज वो खुली हवा में सांस ले रही हैं।
उम्मीद है इसके साथ ही उस किसान की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।